साथियों नमस्कार, मैं सत्यनारायण सिंह अपने YouTube चैनल एसएन सिंह क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज बात करेंगे विराम चिन्हों की। एक कथन याद आता है कि न भागना है न रुकना है, बस चलते जाना है। और आपको पता है कि अगर आप बस अपने मार्ग पर चलते जाएं तो एक न एक दिन मंजिल आपको ज़रूर मिल जाएगी। बात विराम चिन्हों की कर लेते हैं कि ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इनसे प्रश्न एक कम से कम जरूर पूछा जाता है। जैसे एक प्रश्न ये है कि सबसे ज़्यादा किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपको पता हैं अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तब, और अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो ये प्रश्न आपको परेशान करते हैं। तो आज बात इन्हीं विराम चिन्हों की करेंगे। विराम का अर्थ होता है ठहरना या रुकना। जिस तरह हम काम करते हैं और बीच बीच में हम रुकते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, वैसे ही लेखन में भी विराम की आवश्यकता होती है। और पाठक के मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए हम विराम चिन्हों का उपयोग करते हैं। तो इसके पहले कि हम विराम चिन्ह शुरू करें, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। आइए शुरू करते हैं। विराम चिन्ह, विराम का अर्थ है ठहराव या रुकना। अब आपको पता है एक प्रसिद्ध विद्वान हुए हिंदी के कामता प्रसाद गुरु। कौन हुए? कामता प्रसाद गुरु। और वो मानते हैं कि विराम चिन्हों का प्रयोग, विराम चिन्ह जो हम प्रयोग करते हैं वो अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अंग्रेजी भाषा से। अब आपके समझ में एक बात आ जानी चाहिए कि यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि जो विराम चिन्ह हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, पंडित कामता प्रसाद गुरु क्या मानते हैं? वो ये मानते हैं कि ये अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। एक बात और होती है इसमें कि जो पूर्ण विराम है, पूर्ण विराम आप जानते हैं कि ऐसे बनता है। पूर्ण विराम चिन्ह को छोड़ करके बाकी सारे जो विराम चिन्ह हैं उनको वो मानते हैं कि अंग्रेजी भाषा से संबंधित हैं। तो यहाँ से सिर्फ एक प्रश्न है कि पंडित कामता प्रसाद गुरु विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया गया मानते हैं, तो वो अंग्रेजी भाषा से लिया गया मानते हैं। आमतौर पे अगर आपने ये चीज़ नहीं पढ़ी है तो आपका ध्यान इस तरफ नहीं जाता है कि अंग्रेजी भाषा से विराम चिन्ह लिया गया है, ऐसा पंडित कामता प्रसाद गुरु मानते हैं। आगे बढ़ते हैं। विराम चिन्हों के भेद, विराम चिन्हों के भेद। तो पंडित कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्हों की संख्या 20 बताई है। कितनी बताई है? 20 बताई है। यहाँ से भी एक प्रश्न बनता है कि पंडित कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्हों की संख्या कितनी बताई है? तो 20 बताई है। तो पंडित कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्हों की संख्या 20 बताई। अब पहला क्या है? पहला विराम चिन्ह है वो अल्प विराम। क्या है? अल्प विराम, जिसको आप कामा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कामा बोलते हैं। ये क्या है? अल्प विराम है। यहीं से एक प्रश्न और बनता है कि हिंदी में किस विराम चिन्ह का सर्वाधिक प्रयोग होता है? तो वो विराम चिन्ह है अल्प विराम। क्या है? अल्प विराम। और ये हिंदी में सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाले विराम चिन्हों में से एक है। तो पूछा जाएगा प्रश्न कि विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? तो 20 है। सबसे ज़्यादा किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो वो अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। दूसरा आते हैं अर्ध विराम। अल्प विराम मतलब थोड़ा सा ठहराव। अर्ध विराम में एक पॉइंट होगा और नीचे ये कामा होगा, इसे हम क्या बोलते हैं? अर्ध विराम। फिर से देख लीजिए, एक बिंदु होगा और कामा होगा, ये है अर्ध विराम। ठीक है, इसे अर्ध विराम कहते हैं। ठीक है, यानी पूर्ण विराम का आधा समय जो लगे किसी भी वाक्य को पढ़ने में, या जब हम ठहराव होता है, जो रुकना होता है, वो पूर्ण विराम का आधा समय हो तो उसे हम क्या कहेंगे? अर्ध विराम कहेंगे। और तीसरा क्या है? पूर्ण विराम। और पूर्ण विराम जानते हैं, जब कोई आपकी बात खत्म हो जाती है, आप बात कहते हैं, तो वो जो ठहराव होता है वो सबसे लंबा होता है और इसे हम पूर्ण विराम की संज्ञा देते हैं। तो तीसरा चिन्ह क्या है? पूर्ण विराम। पहला है अल्प विराम, सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला। दूसरा है अर्ध विराम, हम क्या करते हैं? एक बिंदु लगाते हैं, एक कामा लगाते हैं, अर्ध विराम हो गया। और तीसरा है पूर्ण विराम, एक डंडी आप खींच देते हैं। चौथा है प्रश्न चिन्ह या
प्रश्न सूचक विराम। तो प्रश्न चिन्ह क्या है आप जानते हैं, क्वेश्चन मार्क। और क्वेश्चन मार्क आपको पता है कि क्वेश्चन मार्क कैसे हम बनाते हैं, ठीक है। आगे 5वां देखेंगे, आश्चर्य चिन्ह। आश्चर्य चिन्ह क्या होता है, एक रेखा खींचते हैं खड़ी लाइन, उसके नीचे एक पॉइंट रख देते हैं, मतलब एक रेखा और एक बिंदु, ये क्या है, आश्चर्य चिन्ह। एक और प्रश्न इससे जुड़ता है कि आश्चर्य चिन्ह को विस्मयादि चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्मयादि चिन्ह। विस्मय, विस्मय माने भी आश्चर्य होता है। तो आश्चर्य चिन्ह क्या है, विस्मयादि चिन्ह क्या है, वो है एक रेखा, उसके नीचे एक बिंदु। तो ये हो गया आश्चर्य चिन्ह या विस्मयादि चिन्ह। आगे बढ़ते हैं, निर्देशक चिन्ह क्या है। निर्देशक चिन्ह को डैश भी कहते हैं। जैसे हम कोई भी बात कहते हैं तो उसके आगे हम क्या कहते हैं, डैश लगा देते हैं, इसे निर्देशक चिन्ह कहते हैं। और इसे संयोजक चिन्ह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संयोजक चिन्ह। पूछा जाएगा कि निर्देशक चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है, तो वो है संयोजक चिन्ह, या इसे सामासिक चिन्ह भी कहते हैं। आप जानते हैं जो समास होते हैं, समास कितने होते हैं, 6 समास होते हैं। और समास में आप देखते हैं कि जो आप द्वंद्व समास देखते हैं तो उसमें क्या होता है, संयोजक चिन्ह लगा होता है। राजा रानी, राजा रानी, तो राजा और रानी के बीच में जो ये लगता है, अंग्रेजी में इसे आप डैश बोलते हैं, और ये क्या है, निर्देशक चिन्ह है। इसे संयोजक चिन्ह भी कहते हैं, ठीक है। इसे सामासिक चिन्ह भी कहते हैं। तो आपको याद हो जाएगा कि डैश ही संयोजक चिन्ह है, डैश ही निर्देशक चिन्ह है, और डैश ही सामासिक चिन्ह है। आगे कोष्ठक ना, कोष्ठक भी 3 प्रकार के होते हैं। ये छोटा कोष्ठक है, आप जानते हैं, ये मंझला कोष्ठक है ये, और ये बड़ा कोष्ठक है। क्या है, बड़ा कोष्ठक है। छोटा कोष्ठक ये, और ये मंझला कोष्ठक, और ये बड़ा कोष्ठक। तो ये है कोष्ठक, ठीक है। ये आपकी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे, अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह या इसको उद्धरण चिन्ह भी कहते हैं। अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह, ये देखिए आप सिंगल ऊपर जब चिन्ह, अवतरण चिन्ह बोलते हैं, कोई बात कहते हैं, कोई बात जब कोई व्यक्ति कहता है और उसकी बात को हम ज्यों का त्यों लिखते हैं, तो हम इसी उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और इसी कोष्ठक में हम क्या करते हैं, उसकी बात को इसी चिन्ह के बीच में उसकी बात को हम क्या कर देते हैं, लिखते हैं। तो ये हो गया अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह। आगे देखिए, उपविराम या अपूर्ण विराम। उपविराम या अपूर्ण विराम, ये है 2 बिंदु, इसको विसर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विसर्ग भी कहते हैं। संस्कृत में इसे ही हम विसर्ग कहते हैं। ये 2 बिंदु हो जाएंगे, इसे हम क्या कहेंगे हिंदी में, ये उपविराम है या अपूर्ण विराम है, और इसे ही क्या कहेंगे, विसर्ग चिन्ह भी कहेंगे। आगे विवरण चिन्ह है। विवरण चिन्ह कैसे है कि 2 बिंदु के साथ एक रेखा लगा देते हैं, तो ये हो गया विवरण चिन्ह। क्या हो गया, विवरण चिन्ह। आगे देखते हैं, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह क्या होता है। तो पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह जहाँ सिंगल होता है वहीं उसके साथ डबल अगर हम लगा देते हैं, एक तरह से कामा, या एक तरह से आप कह सकते हैं उद्धरण चिन्ह, जो कोई वाक्य लिखा होता है या शब्द लिखा होता है उसके ऊपर लगता है, तो इसे ही हम क्या कहेंगे, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह कहेंगे। क्या कहेंगे, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह कहते हैं। आगे देखिए, लाघव चिन्ह अगला है। लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह कोई बात, जैसे आप बड़ी बात है और वो बात पहले से कही जा चुकी है या जानते हैं, तो उसको पूरा ना कहने के लिए उसके सामने 0 लगा दिया जाता है, और इसे ही हम क्या कहेंगे, लाघव चिन्ह कहते हैं। अगला है लोप चिन्ह। लोप चिन्ह क्या होता है, अगर हम लोप चिन्ह किसे कहते हैं, हम क्या करते हैं, डॉट लगा देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, लोप चिन्ह। कोई बात कहें, हमने डॉट लगा दिया तो लोप चिन्ह हो गया, या हमने प्लस लगा दिया तब भी क्या हो गया, वो लोप चिन्ह हो गया। अगला है पाद चिन्ह। पाद चिन्ह क्या होता है, ये नीचे लगता है, ये है ना, कोई जैसे ये मान लीजिए, तो यहाँ नीचे लगेगा, इसे पाद चिन्ह कहते हैं। इसे रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। कोई बात को रेखांकित करना है, किसी शब्द को रेखांकित करना है, तो इसका प्रयोग हम करते हैं। आगे देखते हैं दीर्घ उच्चारण चिन्ह। दीर्घ उच्चारण चिन्ह 15वां है। ये क्या है, दीर्घ उच्चारण चिन्ह, जैसे कोई शब्द हम बहुत लंबे, जो वर्ण के उच्चारण में बहुत लंबा समय लेते हैं, दीर्घ जो है वर्ण से भी लंबा समय लेते हैं, तो वहाँ पे ये चिन्ह, इसे ओम वाला चिन्ह भी कहते हैं। जैसे आप लिखते हैं ओम, ये ना, तो यहाँ पे ये क्या है, दीर्घ उच्चारण चिन्ह है। इसे
एस की तरह से बनाते हैं। आगे है पाद बिंदु। पाद बिंदु कैसे बनाते हैं? एक रेखा खींचेंगे, 2 पॉइंट रख देंगे ऊपर नीचे, तो ये क्या हो गया? पाद बिंदु हो गया। ठीक है। और आगे क्या है? हंस पद। हंस पद कोई बात कहते कहते कोई शब्द बीच में छूट जाता है जब लिखते हैं, तो यहाँ पे एक एंगल बना देते हैं। एंगल बनता है आमतौर पे ऐसे, लेकिन इसी एंगल को हम घुमा दें इसे, ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? हंस पद कहेंगे। और इसे त्रुटि विराम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रुटि विराम कहते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा जाएगा कि हंस पद को और क्या कहते हैं, तो हंस पद को और त्रुटि विराम कहते हैं। आगे देखिए टीका सूचक। टीका सूचक क्या कहते हैं? आप देखते हैं कभी कोई चीज़ आप पढ़ते रहें तो वहाँ पे स्टार बना होता है ना, तो स्टार बना होगा वहाँ पे, और नीचे जो पेज खत्म हो जाएगा तो नीचे स्टार के लिए वो बात लिखी होगी या उस शब्द का मीनिंग लिखा होता है। या यहाँ पे कह सकते हैं कभी कभी क्या होता है कि जब एक से ज़्यादा चीज़ें होती हैं तो वहीं पे प्लस प्लस करके हो जाता है, 1 2 ऐसे 1 ऐसे 1 ऐसे 2 ऐसे 3, इस तरीके से वो क्या है बातें बढ़, मतलब जैसे जैसे शब्द आते जाएंगे उस पर स्टार लगता जाएगा। अब पेज खत्म होने के मान लीजिए ये पेज है पूरा, तो यहाँ तक मेन कंटेंट है, और पेज के निचले हिस्से में उस जो भी बात कही गई है स्टार में, जिसको अर्थ स्पष्ट करना चाहते हैं, उसकी मीनिंग लिखी हुई होती है। आगे तुल्यता सूचक। तुल्यता सूचक को बराबर भी कहते हैं, हम गणित की भाषा में इक्वल या बराबर कहते हैं। अब आगे समाप्ति सूचक, कोई भी बात खत्म हो गई तो हम क्या कर देते हैं? ये वाला चिन्ह लगा देते हैं, ठीक है, या फिर ये हमने ये चिन्ह लगा दिया, तो इससे पता हो जाता है कि ये समाप्ति सूचक। तो ये 20 जो है विराम चिन्ह है जिसे कामता प्रसाद गुरु ने बताया है। अब इससे कुछ अलग हमने पॉइंट निकाल के रखे हैं जो कि परीक्षा में पूछे गए हैं या जो आपके जानने के लिए आवश्यक हैं। तो आइए देखते हैं। पहला, पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। ये साधारण सी बात है, आपको पता है कि पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। दूसरा, किस विराम चिन्ह का सर्वाधिक प्रयोग होता है? तो हम बता चुके हैं कि किस विराम चिन्ह का सर्वाधिक प्रयोग होता है? अल्प विराम का। भूलिएगा मत, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अब पूछा जाता है। किस विराम चिन्ह का सर्वाधिक प्रयोग होता है? अल्प विराम। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है जब किसी कथन को ज्यों का त्यों लिखा जाता है, तो ये है क्या? उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह देखिए ये है, और ये क्या है? किसी बात को जब ज्यों का त्यों कहा लिखा जाता है तो इसी उद्धरण चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब होता है? जब किसी कथन को ज्यों का त्यों कहा जाता है तो उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है कि संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए विराम चिन्ह है। किसी भी चीज़ का संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए कोई शब्द लिख दिया हमने और उसके आगे हमने क्या ऐसे 0 बना दिया, तो मतलब उसका वो संक्षिप्त रूप हो गया। पूरी बात ना कह के हमने कुछ चीज़ें लिखी, कुछ बात लिखी उसमें या कुछ शब्द लिखे, आगे 0 लगा दिया, तो उसे वो हो गया संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए विराम चिन्ह है, जिसे लाघव चिन्ह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लाघव चिन्ह। आगे निर्देशक चिन्ह का प्रयोग क्या होता है? तो निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किस लिए होता है? संकेत के लिए। संकेत के लिए निर्देशक चिन्ह होता है, ये देखिए, जिसको आप संयोजक चिन्ह भी कहते हैं और सामासिक चिन्ह भी कहते हैं। इसका प्रयोग किस लिए होता है? संकेत के लिए होता है। किस लिए होता है? संकेत के लिए होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, लोप निर्देश डैश का प्रयोग किया जाता है जब पूर्व बात की पुनरुक्ति करनी हो। इसका जब भी कोई बात आप पहले कह चुके हैं उसको फिर से लिखना हो तो डैश का प्रयोग कर देते हैं, मतलब ये बात आप समझ जाएंगे। एक शब्द लिखेंगे आगे डैश कर देंगे तो पता चल जाएगा कि वही बात को फिर से कहा जा रहा है, इसलिए लोप निर्देश का प्रयोग किया जाता है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वाक्य में जब किसी एक प्रकार की कई संज्ञाएं आए तो उनके बीच अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। संज्ञाएं नहीं, एक ही व्याकरणिक कोट की जितनी भी चीज़ें हैं अगर एक साथ कई आएंगी तो सबके बीच में अल्प विराम लगेगा। जैसे हम कहें राम मोहन श्याम सोहन बाजार जा रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे? राम, फिर कामा लगाएंगे मोहन, फिर उसके बाद सोहन ना, तथा सुरेश बाजार जा रहे थे। तो हमने क्या किया? सबके बीच में जो एक व्याकरणिक शब्द होंगे उनके बीच में क्या लगाएंगे? कामा लगाएंगे। इसी तरह से अगर 2 वाक्यांश भी हैं तो वहाँ भी हम कामा का प्रयोग करते हैं। कामा यानी अल्प
विराम, कमा माने अल्प विराम, और आपको पता है कि इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। आगे, छंदों में चरण की समाप्ति पर अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जब चरण की समाप्ति होगी, आप जानते हैं कि छंद जैसे दोहा हो गया, चौपाई हो गया, इन सब में 4 चरण होते हैं। तो जब एक चरण समाप्त होगा ना, बंदव गुरुपद पदुम परागा ना, तो वहाँ पे कामा लग जाएगा, फिर सुरुच सुबास सरस अनुरागा, तब वहाँ पे आगे लिखा जाएगा। तो जब भी कोई एक वाक्यांश समाप्त होता है, अगला शुरू होता है, तब वहाँ भी अल्प विराम का प्रयोग होता है। आगे, भूल सुधारने अथवा शब्द में किसी त्रुटि को सही दिखाने के लिए वर्गाकार कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। ये तो पता है कि कोई भूल सुधारना हो या किसी त्रुटि को सही करना हो तो वर्गाकार कोष्ठक का प्रयोग, जिसे हम बड़ा ब्रैकेट कहते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। आगे, पाद चिन्ह को श्री कामता प्रसाद गुरु ने रेखा नाम दिया है। ये पाद चिन्ह, इसको क्या नाम दिया है? रेखा नाम दिया। ये पहले बता चुके हैं, रेखा नाम दिया है। और इसका प्रयोग क्या करता है? किसी शब्द या वाक्य को रेखांकित करने के लिए किया जाता है। जैसे आप किसी वाक्य में किसी शब्द का पद परिचय पूछेंगे तो जिस शब्द का पद परिचय पूछेंगे उसको रेखांकित कर देंगे, यही है पाद चिन्ह। आगे, किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक में किसका प्रयोग करता है? विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक में किसका प्रयोग करते हैं? विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। विराम चिन्ह यही जो आपने पढ़े हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो कोशिश थी आपको विराम चिन्हों से परिचित कराने की, उसमें मैं सफल हुआ होऊंगा। अगर आपको अच्छा लगता है कि मेरा प्रयास और ये प्रयास सही लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो भी कर दीजिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, और हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।